नमस्कार दोस्तों, आपका साहित्य विमर्श चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिनी साहू आपको आदिकाल पढ़ाने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत आदिकाल के पहले कवि और इनका सीमांकन और सर्वमान्य रूप से आदिकाल के कवि कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के स्टेटमेंट्स और आदिकाल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियाँ, आदिकाल की विशेषताएं और आदिकाल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं। देखते हैं कि आदिकाल के पहले कवि, तो किन विद्वानों ने आदिकाल के पहले कवि किन को माना है। सभी के विचार अलग अलग हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को आदिकाल का पहला कवि माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। इसी प्रकार शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन ने पुष्य या पुण्य को आदिकाल का पहला कवि माना है। राहुल शास्त्रतायन ने सरहपा को, जो सिद्ध साहित्य के कवि हैं सरहपा, उनको पहला कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को आदिकाल का पहला कवि माना है और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, ये जैन साहित्य के कवि हैं स्वयंभू, उनको राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का पहला कवि माना है। इसी प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को पहला कवि माना है और मिश्र बंधु ने आदिकाल का पहला कवि, नाथ संप्रदाय के जो गोरखनाथ हैं, उनको पहला कवि मिश्र बंधु ने माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को पहला कवि माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं जो आदिकाल के पहले कवि इन्होंने माना है। अब इसका सीमांकन देख लेते हैं कि आदिकाल का सीमांकन क्या है। इसमें भी विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। किसी ने कुछ समय माना है तो किसी ने कुछ समय माना है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी आदिकाल का समय माना है, जो 7वीं सदी कहलाएगी। 643 ईस्वी मतलब 7वीं सदी से 14वीं सदी तक इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। और अब मिश्र बंधुओं को देखते हैं कि मिश्र बंधु 643 ईस्वी से 1444 ईस्वी आदिकाल का समय मानते हैं। वहीं पर राम कुमार वर्मा 775 ईस्वी से 1375 ईस्वी आदिकाल का समय मानते हैं। इसी प्रकार राहुल शास्त्रतायन ने 769 ईस्वी आदिकाल का समय 769 ईस्वी माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 विक्रम से 1375 विक्रम। अगर हम संवत को ईस्वी में बदलें तो 57 अगर हम घटा देते हैं, 1050 में 57 घटाने पर हमें ईस्वी प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1050 में 57 घटाने पर कितना होगा, 993 ईस्वी। इसी प्रकार 1375 विक्रम को 57 अगर हम घटाते हैं तो 1318 ईस्वी। तो अगर ईस्वी में बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी आदिकाल का समय माना है। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी मानते हैं और गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी और नागेंद्र ने 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य आदिकाल का समय माना है। ये रहे विभिन्न विद्वानों के मत आदिकाल के समय को लेकर। अब इसका राहुल सर्वमान्य रूप से रामचंद्र शुक्ल जो 1050 विक्रम से 1375 विक्रम
ये ही समय सर्वमान्य रूप से माना गया है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के कुछ समय पूर्व तक का समय आदिकाल का माना है। अब आदिकाल की भाषा देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की भाषा के लिए कहा है कि 10वीं से 14वीं सदी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये आदिकाल के संबंध में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। अब हम देखते हैं आदिकाल की परिस्थितियाँ या प्रवृत्तियाँ। तो आदिकाल की परिस्थितियाँ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि हमें देखने को मिलती है। तो आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, वह वर्धन साम्राज्य का अंत एवं हिंदू राजाओं का लड़ना झगड़ना। उस समय क्या था, वर्धन साम्राज्य का अंत हो चुका था और हिंदू राजाएं आपस में लड़ते युद्ध करते थे। और सामाजिक स्थिति में युद्धों ने जनजीवन को त्रस्त कर दिया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्रियों से शिक्षा का अधिकार छीन गया और नारी शोषण और सती प्रथा, उस समय सती प्रथा का चलन था। और जो युद्ध होते थे वो राज्य की वृद्धि के लिए होते थे और स्त्रियों के लिए होते थे। स्त्री भोग विलास की वस्तु बन गई थी। संप्रदायवाद बढ़ गया था। सामान्य जनता के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग ही शिक्षा प्राप्त करते थे। सामान्य जनता शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था था। सूखा और बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत थीं। और उसी समय वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की गई। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था की गई। और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये अर्थ, काम और मोक्ष के लिए ये सारी व्यवस्थाएं ब्राह्मणों द्वारा की गई। अब हम देखते हैं आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ। तो धार्मिक परिस्थितियाँ जैन, बौद्ध एवं वैष्णव धर्म जो है, ये आपस में इनमें टकराव होने लगा, धार्मिक संघर्ष होने लगे। और साहित्यिक स्थिति में अगर हम देखते हैं तो संस्कृत साहित्य चरम पर था और इसका केंद्र कश्मीर राज्य इसके केंद्र में था। यहाँ साहित्यिक परिस्थितियाँ राज्य से प्रभावित थीं और डिंगल और पिंगल भाषा में ग्रंथ लिखे जाते थे। संस्कृत साहित्य चरम पर था और अपभ्रंश साहित्य एक नव चेतना लेकर उदय हुआ। इस काल के साहित्य के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक राजाश्रित और दूसरा लोकाश्रित। जो राजाओं के आश्रित में कवि या ग्रंथकार चरित काव्य लिखते थे और लोक आश्रित भी लिखे गए हैं। इसमें संक्षेप में अगर हम कह सकते हैं कि यह काल राजनीतिक उथल पुथल, अराजकता, कलह, वैमनस्य, युद्ध का काल था। सामाजिक क्षेत्र में विषमता थी, धार्मिक क्षेत्र में भी विषमता थी। सिर्फ साहित्यिक क्षेत्र ही समृद्ध था। आदिकाल का साहित्यिक क्षेत्र ही समृद्ध था।
अब आदिकाल की विशेषताएं भी देख सकते हैं कि आदिकाल में आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन एवं प्रशंसा, जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के गुणों का एवं चरित्र का, युद्धों का वर्णन किया है। इसमें भी, इन ग्रंथों में भी संदेह की दृष्टि से प्रामाणिकता में संदेह देखा जा सकता है। युद्ध का सजीव वर्णन किया है और आदिकाल के ग्रंथों में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी। विविध छंदों का प्रयोग, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश, प्राकृतिक चित्रण और काव्य रूपों की प्रचुरता थी। इसीलिए पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसको छंदों का अजायब घर कहा गया है, क्योंकि उसमें छंदों की प्रधानता थी। अब हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, तो किस आधार पे आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है? 4 अपभ्रंश की और 4 देसी भाषाओं की ग्रंथ के आधार पर। तो 4 अपभ्रंश के कौन कौन से ग्रंथ हैं? विजयपाल रासो, नल्ल सिंह का विजयपाल रासो और सारंगधर का हमीर रासो। विद्यापति के 2 ग्रंथ हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। तो ये अपभ्रंश के 4 ग्रंथ हो गए। अब देखते हैं 8 देसी भाषा के ग्रंथ, जिनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वीसलदेव रासो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावलियाँ।